एपिसोड नंबर 3। शेर खान थैला छुपाने के लिए जाना चाहता था। रूबी ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? शेर खान ने कहा, मैं इस रकम को किसी महफूज जगह पर छुपा देना चाहता हूँ। जब तक पीछे लगे हुए इस कातिल से छुटकारा नहीं मिल जाता, हम ना बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं और ना ये रकम अपने पास रख सकते हैं। तुम बाहर मत निकलना यहाँ से, मैं बड़ी जल्दी वापस आता हूँ। ये कहकर शेर खान ने थैला कंधे से लटकाया और वेटिंग रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी अभी तक खड़ी थी जो खाली हो चुकी थी और रेलवे के आदमी डिब्बों की सफाई वगैरह कर रहे थे। मुसाफिर भी प्लेटफॉर्म पर कहीं कहीं सामान वगैरह कुलियों से उठवाते नजर आ रहे थे। शेर खान की नजरें देहाती गवार यानी सीआईडी इंस्पेक्टर मखना लाल को ढूंढ रही थीं। वो उसे चाय के स्टॉल या किसी बेंच पर भी बैठा दिखाई ना दिया, लेकिन शेर खान को यकीन था कि वो किसी न किसी जगह छुपकर उसे जरूर देख रहा था। उसका अंदाजा गलत नहीं था। इंस्पेक्टर प्लेटफॉर्म के पुल के सतून के पीछे बैठा शेर खान को देख रहा था। शेर खान दिल में एक मंसूबा बनाकर निकला था। उसे यकीन था कि इस शहर में जो मुसलमान आबाद है वो उनमें से किसी एक के दिल में हमदर्दी के जज्बात पैदा कर सकता है। गेट पर टिकट चेकर खड़ा था। शेर खान ने उसे सेकंड क्लास का टिकट दिखाया और बोला, जनाब, मैं और मेरी बीवी दिल्ली से आए हैं। मेरे एक दोस्त ने हमें लेने आना था, वो नहीं आया। मेरी बीवी वेटिंग रूम में ही है। मैं अपने दोस्त का पता करने जा रहा हूँ, अभी वापस आ जाऊंगा। टिकट चेकर ने शेर खान का टिकट चेक करके अपने पास रखा और कहा, तुम वापस भी आ सकते हो, मैं यहीं ड्यूटी पर होऊंगा। शेर खान स्टेशन से बाहर आ गया। वो इस शहर को पहली बार देख रहा था। वो किसी मस्जिद की तलाश में था क्योंकि ऐसे ही इलाके में उसे कोई मुसलमान मिल सकता था। उसने रेल बाजार में एक तरफ चलना शुरू कर दिया। उसे किसी भी जगह किसी मस्जिद के मीनार नजर न आए। बाजार खत्म हो गया। एक तरफ छोटा सा रेतीला मैदान था जहाँ कुछ सरसब्ज खेतियां थी। हिंदू इंस्पेक्टर भी खास फासला रखकर शेर खान का ताक़ुब कर रहा था। शेर खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जानता था कि मुश्तबा शख्स जरूर उसका पीछा कर रहा होगा। वो अपने मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ता जा रहा था। आखिर उसे मस्जिद के मीनार नजर आ गए। ये मस्जिद आबादी से जरा बाहर बनी हुई थी। अहाते की दीवार के अंदर खजूर के कुछ दरख्त उगे थे। शेर खान ने मस्जिद की चार दीवारी के गिर्द एक चक्कर लगाया। उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। मस्जिद की अकबी दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था जो एक बाग में खुलता था। उस बाग में आम के दरख्त उगे थे। शेर खान मस्जिद के दरवाजे पर आकर रुक गया। दरवाजा खुला था। अंदर पुख्ता सहन में सफ बिछी हुई थी जिस पर कुछ लड़के बैठे सिपारे पढ़ रहे थे। शेर खान ने जूते उतारे और सहन के अंदर आकर बच्चों के पास बैठ गया। मस्जिद के हुजरे भी थे। बच्चों ने उस पर एक नजर डाली और फिर सिपारा पढ़ने में मसरूफ हो गए। मस्जिद में अजनबी मुसाफिर आया ही करते थे। शेर खान की तेज आंखों ने पल भर में मस्जिद का जायजा ले लिया। हुजरे के पहलू में 2-4 सीढ़ियां सहन में उतरती थीं। यहाँ चंद कदम के फासले पर मस्जिद की अकबी दीवार थी जिसमें वही छोटा सा दरवाजा था जो बाग में खुलता था। शेर खान को उसी दरवाजे की तलाश थी। जूते उसने अपने पास रख लिए थे। वो उठकर मस्जिद के सामने वाले दरवाजे पर आया। उसने झांक कर देखा। इंस्पेक्टर मखना लाल कहीं नहीं था। शेर खान यही समझा कि वो आदमी किसी जगह छुपकर उसकी निगरानी कर रहा है। ये जाहिर करने के बाद कि शेर खान मस्जिद में ही है, उसने जूते पहने और मस्जिद के अंदरूनी दीवार के साथ साथ चलता अकबी दरवाजे ही से तेजी से बाग में निकल आया। यहाँ अगर उसे मालूम हो कि उस बाग में 15-20 कच्ची पक्की कब्रें बनी हैं। एक ख्याल शेर खान के दिमाग में लहराया। बाग बिल्कुल खाली था। चारों तरफ झाड़ियों की कद्दे आदम बाढ़ बनी हुई थी। बाहर से नजर नहीं पड़ सकती थी। शेर खान झुककर चलता कब्रों में से गुजरने लगा। केकर के एक छतनार वाले दरख्त के नीचे पुरानी कच्ची कब्र एक तरफ झुकी हुई थी। एक जानिब उसमें सुराख बन गया था। शेर खान वहां बैठ गया। उसने सुराख में हाथ डाला। अंदर रेत और मिट्टी थी। उसने चमड़े के थैले में से डॉलरों के नोटों वाला प्लास्टिक का बंद पैकेट निकाला और कब्र के सुराख के काफी अंदर करके रख दिया और सुराख को पत्थरों से बंद करके ऊपर मिट्टी डाल दी। फिर उसने अच्छी तरह दबाया और चारों तरफ देखा। उसे वहां कोई दूसरा आदमी दिखाई नहीं दिया। शेर खान ने दिल में कहा कि अब ये डॉलर अल्लाह के सुपुर्द। जिंदगी रही तो पाकिस्तान जाते वक्त यहाँ से निकाल लेंगे, नहीं तो जो अल्लाह को मंजूर। बाग से गुजरता वो वापस मस्जिद में आ गया। शेर खान मस्जिद के सामने वाले दरवाजे से बाहर आ गया। चमड़े का थैला उसने इसी तरह कंधे पर डाल रखा था। अपनी तरफ से वो बड़ा चौकस होकर स्टेशन की तरफ जा रहा था। जब वो रेल बाजार में दाखिल हुआ तो अचानक एक ज़ेली गली में से पुलिस की जीप तेजी से निकलकर उसके सामने आकर रुक गई। जीप में से एक थानेदार और 5-6 सिपाही उतरे। उन्होंने शेर खान को घेरे में ले लिया। गंवार देहाती यानी इंस्पेक्टर मखना लाल भी थानेदार के साथ था। शेर खान को अब मालूम हुआ कि जिस मुश्तबा आदमी को वो अपने गैंग का आदमी समझ रहा था वो दरअसल इंडियन सीआईडी का आदमी था। शेर खान ने जिस किस्म की जराइम पेशा जिंदगी बसर की थी उसकी वजह से उसके आसाब लोहे के बन चुके थे। वो बिना किसी घबराहट के थानेदार की तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है जनाब? थानेदार के हाथ में बैत था। कमर के साथ पिस्तौल लटक रहा था। सिपाहियों के पास सिर्फ लाठियां थीं। इंस्पेक्टर मखना लाल ने थानेदार की तरफ मायनेखेज निगाहों से देखा। थानेदार शेर खान के करीब आया और बोला, कहाँ से आए हो? यहाँ क्या कर रहे हो? शेर खान ने बड़े इत्मीनान से बताया कि वो दिल्ली से अपनी बीवी के साथ यहाँ की सैर करने आया है और बीवी स्टेशन पर है।
थाने दार ने सिपाहियों को इशारा किया, इसे थाने ले चलो। शेर खान जब भी न घबराया। उसे अभी तजुर्बा नहीं था कि इंडियन पुलिस जब किसी मुसलमान को भारत में मुश्तबा हालात में गिरफ्तार करती है तो उसके साथ किस कदर बेईमाना सलूक करती है, खास तौर पर जब वो भारत का रहने वाला ना हो और मुसलमान भी हो तो उसे पाकिस्तानी जासूस समझकर ऐसी नाकाबिले बर्दाश्त अजियतें दी जाती हैं कि वो जेल के अंदर ही मर जाता है। वो बड़े इत्मीनान से ये सोचकर पुलिस के साथ चल पड़ा कि पुलिस के पास उसे मुजरिम साबित करने के लिए कोई सबूत तो है नहीं, इसीलिए उसको छोड़ दिया जाएगा। उसने सिर्फ इतना कहा कि मेरी बीवी स्टेशन के वेटिंग रूम में है, उसे इत्तला कर दी जाए। थानेदार ने उसको जीप में सवार कराते हुए कहा, इसकी फिक्र मत करो, उसे भी हम तुम्हारे पास ले आएंगे। पुलिस की गाड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। इंस्पेक्टर मकनालाल शेर खान की साथी लड़की रूबी को भी उसी वक्त गिरफ्तार करना चाहता था। शेर खान को जब गए काफी देर हो गई तो रूबी वेटिंग रूम से निकलकर प्लेटफॉर्म पर एक तरफ खड़ी हो गई। उसकी बेकरार नजरें शेर खान को तलाश कर रही थीं। स्टेशन के गेट से निकलकर एक सड़क शहर की तरफ और दूसरी बाएं जानिब उस पुरानी मस्जिद वाले कब्रिस्तान की तरफ जाती थी जिधर शेर खान गया था। रूबी प्लेटफॉर्म पर टी स्टॉल की ओट में खड़ी थी। अचानक उसकी नजर पुलिस की खुली जीप पर पड़ी जो स्टेशन की तरफ चली आ रही थी। शेर खान को जीप में पुलिस के नरखे में बैठा देखकर रूबी का माथा ठनका और वो एकदम होशियार हो गई। यकीनन पुलिस शेर खान को पकड़ने के बाद अब उसे गिरफ्तार करने आ रही थी। रूबी तेजी से पीछे हटी और तेज तेज कदम उठाती वेटिंग रूम में गई। वहां से अपना थैला उठाकर कंधे पर लटकाया और प्लेटफॉर्म से रेलवे लाइन पर कूदी और दूसरी तरफ निकलकर जंगला पार करके रेत के छोटे से टीले के पीछे गायब हो गई। पुलिस वेटिंग रूम में घुसी। रूबी वहां ना मिली तो इंस्पेक्टर मकनालाल ने थानेदार से कहा, वो भागकर कहाँ जाएगी, उसे हम पकड़ लेंगे। पुलिस सीटियां बजाती रूबी की तलाश में इधर उधर दौड़ पड़ी। शेर खान जीप में खामोश बैठा था। जब उसे मालूम हुआ कि रूबी फरार हो गई है तो जाने क्यों उसको कुछ इत्मीनान सा हुआ। थानेदार ने शेर खान को उसी वक्त हथकड़ी लगवा दी और 2 सिपाहियों के साथ थाने रवाना कर दिया। फिर खुद 2 आदमी लेकर रूबी की तलाश में स्टेशन के दूसरे जानिब निकल गया, मगर रूबी कहीं नहीं थी। रूबी कोई आम किस्म की घरेलू लड़की नहीं थी। उसने भी जराइम पेशा स्मगलरों के गिरोह में आंख खोली थी और इस किस्म के हालात से उसे कई बार वास्ता पड़ चुका था। टीले के पीछे आते रूबी की निगाह एक मालगाड़ी पर पड़ी जो किसी तरफ जा रही थी। ये साइड लाइन थी। मालगाड़ी की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी। उस जगह से दूर हो जाने का रूबी के लिए एक सुनहरी मौका था जो शायद कुदरत ने उसे खुद ही मुहैया किया था। मालगाड़ी के साथ साथ वो दौड़ने लगी। एक खाली डिब्बा खुला था। उसकी जंजीर को पकड़कर रूबी डिब्बे में घुस गई। उसने एक नजर स्टेशन की तरफ डाली। प्लेटफॉर्म पर उसे पुलिस के आदमी वेटिंग रूम की तरफ जाते नजर आए। वो डब्बे की आनी दीवार के साथ लगकर बैठ गई। मालगाड़ी सुस्त रफ्तारी से जा रही थी और रूबी को कुछ नहीं पता था कि वो किधर जा रही है। मालगाड़ी जब जोधपुर रेलवे स्टेशन से इतनी दूर निकल आई कि रेलवे स्टेशन निगाहों से ओझल हो गया तो रूबी ने सोचना शुरू किया कि अब शेर खान से मिलाप कैसे होगा। वो उसी इलाके में रहना चाहती थी ताकि वहां रहकर किसी तरीके से शेर खान को पुलिस के चंगल से रिहा कराए। वो शेर खान से बेपनाह मोहब्बत करती थी और अब तो उन दोनों ने जराइम पेशा जिंदगी से तौबा करके पाकिस्तान जाकर शादी के बाद नई नेक जिंदगी बसर करने का फैसला किया था। शेर खान अगर सिर्फ उनके गिरोह का साथी होता तो रूबी के दिल में कभी उस इलाके में रहने का ख्याल नहीं आता। वो खुदा का शुक्र अदा करती कि उसकी जान पुलिस से बच गई। लेकिन शेर खान उसका साथी ही नहीं, उसका महबूब भी था। दोनों नौजवान थे। दोनों के दिल एक दूसरे की मोहब्बत से लबरेज थे। शेर खान के बगैर रूबी को अपनी जिंदगी अधूरी और खाली लग रही थी। उसने डब्बे से बाहर झांक कर देखा। मालगाड़ी एक तरफ घूम गई थी और निस्फ दायरा बनाती हुई मुड़ रही थी। उसकी रफ्तार अब तेज हो गई थी। रूबी को कदरे इत्मीनान हुआ कि ट्रेन इस इलाके से बाहर नहीं जाएगी। फिर भी उसके दिल में ख्याल जरूर कांटे की तरह खटक रहा था कि कहीं वो किसी जगह पकड़ी ना जाए। बाहर रहकर वो शेर खान की मदद कर सकती थी। अगरचे इलाका उसके लिए अजनबी था मगर रूबी के पास तजुर्बा था, जुर्रत और दिलेरी थी। मालगाड़ी की रफ्तार हल्की होने लगी। रूबी ने झांक कर देखा। दूर उसे रेलवे के सिग्नल नजर आए। कोई स्टेशन आ रहा था। मालगाड़ी आमतौर पर छोटे छोटे स्टेशनों पर खड़ी नहीं हुआ करती, मगर यहाँ शायद गाड़ी के साथ कोई डब्बा लगने वाला था। रूबी के पास चमड़े का छोटा सा सफरी थैला ही था। उसे ये भी खबर नहीं थी कि शेर खान डॉलरों को किसी खुफिया मकाम पर छुपाने में कामयाब हुआ है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने उससे करेंसी नोट भी बरामद कर लिए हों। ये बात रूबी के लिए बिलाशुबा तशवीशनाक थी। ट्रेन के इर्द गिर्द अब मजीद 2 रेलवे लाइनें नमूदार हो गई थी। ट्रेन की रफ्तार मजीद कम हो गई। रूबी डब्बे की दीवार से इसी तरह लगकर बैठी रही कि बाहर से उसे कोई देख नहीं सकता था। ये कोई छोटा सा स्टेशन था। ट्रेन रेलवे यार्ड में ही एक धचके के साथ रुक गई। रूबी ने सर बाहर निकाल कर देखा तो गार्ड के साथ 2 आदमी चले आ रहे थे। वो जल्दी से पीछे हटकर दीवार के साथ लग गई। गार्ड और रेलवे के आदमी डिब्बे के करीब से गुजर गए। उनमें से किसी की आवाज आई, दिल्ली तक ट्रेन रन थ्रू जाएगी, ब्रेकें एक बार फिर चेक कर लेना। रूबी के कान खड़े हो गए। ये मालगाड़ी यहाँ से दिल्ली जा रही थी। रूबी दिल्ली नहीं जाना चाहती थी। जब गार्ड वगैरह की आवाजें दूर चली गईं तो रूबी ने डिब्बे की दूसरी जानिब झांक कर देखा। उधर ऊंची नीची छोटी छोटी बंजर टेकरियां थी। उसने डब्बे में से छलांग लगा दी।
छलांग लगाती वो भागकर एक टेकरी के पीछे हो गई। वो जितनी तेज चल सकती थी चलने लगी। उसका हुलिया सयाहों जैसा था। जब वो स्टेशन से काफी दूर निकल आई तो केकर के एक दरख्त के नीचे बैठ गई। धूप निकली हुई थी और फिजा में गर्मी थी। रूबी को पसीना आ गया। उसे प्यास महसूस हुई मगर वहां पानी कहीं नहीं था। उसे कुछ इंसानी आवाजें सुनाई दी। उनमें औरतों और बच्चों की आवाजें भी शामिल थीं। फिर किसी बकरी की आवाज आई। ये सारी आवाजें बाएं जानिब, जो रेत के टीलों ने एक दीवार सी खड़ी कर दी थी, उसकी दूसरी तरफ से आ रही थी। रूबी टीले की तरफ चलने लगी। टीले के ऊपर जाकर उसने देखा कि दूसरी तरफ कुछ फासले पर खाना बदोशों ने डेरा डाल रखा है। एक ऊंट और बकरियां बंधी हुई थी। सुर्ख चोलियों और घाघरों वाली औरतें इधर उधर कामकाज में लगी थीं। मर्द भी वहीं बैठे थे। रूबी को सख्त प्यास लगी थी। उन खाना बदोशों के करीब पहुंचकर वो रुक गई। एक औरत जो कुल्हाड़ी से सूखी शाखें काट रही थी, रूबी की तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर अपने काम में लग गई। उसका लिबास दूसरी औरतों की तरह राजस्थानी था। रूबी को देखकर दूसरी लड़कियां भी आ गईं। रूबी ने पानी मांगा। ये 4 खवातीन थीं। उनमें एक अधेड़ उम्र की थी, बाकी तीनों जवान और खुशशक्ल थीं। ये औरतें रूबी को अपने साथ ले गईं। एक जगह उन्होंने झोलदारी लगा रखी थी। बाहर एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसकी सफेद दाढ़ी राजपूतों की तरह ऊपर को खिंची हुई थी और सर पर भारी पगड़ था। 2-4 नौजवान भी थे जो सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। उस बूढ़े ने अधेड़ उम्र की औरत से पूछा, ये लड़की कौन है? औरत ने बताया कि ये सैर करने के लिए आई है, इधर पानी पिएगी। रूबी ने उन्हें यही बताया था कि वो सैरो सयाहत के लिए घर से निकली है। एक जवां सा लड़की ने रूबी को पानी पिलाया। वो रूबी की जैकेट और पतलून देख देख कर शर्माते हुए हंस रही थी। किसी मर्द ने रूबी की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। रूबी को ये लोग बड़े अच्छे लगे। उन लोगों में रहकर वो कुछ वक्त के लिए अपने आप को रूपोश रख सकती थी। उसने लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो हंसते हुए बोली, लाखी। रूबी को ये नाम अच्छा लगा। रूबी ने थैले में से चॉकलेट और बिस्किट निकालकर उन्हें दिए। लड़कियां बहुत खुश हुई। उनसे बातें करने के बाद रूबी को मालूम हुआ कि ये लोग खाना बदोश ही नहीं है, बल्कि असल में नौटंकी वाले हैं। इलाके में जहाँ कहीं गांव में कोई शादी ब्याह या खुशी का मौका हो तो ये वहाँ बुलावे पर जाकर नौटंकी करते हैं, नाचते गाते हैं। रूबी को मौका मिल गया। उसने लाखी से कहा, लाखी बहन, मैं दिल्ली के एक अखबार में काम करती हूँ। अगर तुम लोग नौटंकी करते हो तो मैं तुम लोगों पर एक मजमून लिखना चाहती हूँ, मगर इसके लिए जरूरी है कि मैं कुछ दिन तुम लोगों के साथ रहूँ। अखबार में मैं तुम्हारी तस्वीरें भी छापूंगी। क्या तुम लोग मुझे इसकी इजाजत दोगे? लाखी ने अपनी माँ को आवाज दी। अधेड़ उम्र औरत पास आई तो लाखी ने उसे सारी बात बता दी। वो रूबी की तरफ देखकर बोली, तुम हमारे साथ रह लोगी छोकरी? रूबी ने उसे बिस्किटों का डब्बा पेश करते हुए कहा, अम्मा, मैं जरूर रह लूंगी, मुझे बड़ा मजा आएगा। तुम 2-3 दिन मुझे अपने पास रख लो, मैं तुम्हारी नौटंकी देखूंगी, फिर अखबार में सारा हाल छापूंगी। दिल्ली गुजरात के लोग भी तुम्हें जानेंगे और तुम्हें बुलाया करेंगे। ये बात उस औरत को बहुत पसंद आई। इस तरह से उनके कारोबार में तरक्की हो सकती थी। उसने अपने बाप से बात की जो चारपाई पर बैठा हुक्का पी रहा था। बूढ़े ने सारी बात गौर से सुनी, फिर सर को इस बात में हिला दिया। रूबी बड़ी खुश हुई। खाना बदोश लड़की लाखी ने बारी बारी सबको रूबी से मिलाया। उनमें उसका खाविंद, उसके 2 भाई और एक बहन थी। ये सब आपस में रिश्तेदार थे। 2 छोटे लड़के भी थे जिनके बारे में लाखी ने रूबी को बताया कि वो दोनों नौटंकी में शीशा तरंग बजाते हैं और उसके साथ नाचते गाते भी हैं। वो लोग राम लक्ष्मण की भी नौटंकी करते हैं। रूबी ने उन्हें अपना नाम कौशल्या बताया था। तब रूबी बूढ़े के पास गई और जेब से 50-50 के 2 नोट निकालकर उसकी खिदमत में नजराना पेश किया, जिसे बूढ़े ने जल्दी से कबूल कर लिया और रूबी के सर पर हाथ फेरा। दोपहर को रूबी ने उनके साथ ही खाना खाया। रूबी लाखी के साथ एक दरख्त की छांव में बैठकर बातों में मसरूफ हो गई। धूप ढलते खाना बदोशों ने चलने की तैयारी शुरू कर दी। रूबी ने लाखी से पूछा कि तुम लोग यहाँ से किस तरफ जाओगे? लाखी ने बताया कि हॉलगढ़ गांव के राणा के बेटे की सालगिरह है, वहां रात को नौटंकी करेंगे। अभी चलेंगे तो शाम तक पहुंचेंगे। सामान और झोलदारियां ऊंट पर लाद दी गईं। औरतें बच्चे दूसरे ऊंट पर बैठ गए। रूबी और लाखी गधों पर सवार हुई और ये खाना बदोश कुंबा एक तरफ चल पड़ा। कौशल्या यानी रूबी को उन नौटंकी वाले खाना बदोशों के पास छोड़कर हम वापस शेर खान की तरफ चलते हैं। जब थानेदार ने उसे हथकड़ी लगवाकर सिपाहियों के साथ थाने की तरफ रवाना किया तो शेर खान को रूबी के बारे में तशवीश हुई। जाहिर है कि पुलिस पार्टी सीआईडी इंस्पेक्टर मक्नालाल के साथ रेलवे स्टेशन पर जाकर रूबी को भी हिरासत में ले लेगी और खुदा जाने उसे कहाँ रखा जाए और उस पर कैसा कैसा तशद्दुद किया जाए। शेर खान का जहन रूबी की तरफ से सख्त परेशान था। थाने में उसे हवालात के अंदर बंद कर दिया गया। थानेदार जब इंस्पेक्टर मक्नालाल और 4 संतरियों के साथ स्टेशन पर आया तो वेटिंग रूम खाली था। रूबी वहां नहीं थी। थानेदार ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा, वो यहीं कहीं होगी। इंस्पेक्टर ने वेटिंग रूम से बाहर निकलते हुए कहा। उसी वक्त सिपाही थानेदार के हुक्म से इधर उधर भाग दौड़ कर रूबी को तलाश करने लगे, मगर उस वक्त तक रूबी मालगाड़ी में सवार होकर उनकी पहुंच से दूर निकल चुकी थी। इंस्पेक्टर मक्नालाल की समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की कहाँ निकल गई। वो थानेदार के साथ स्टेशन के गेट पर आया। टिकट चेकर से पूछा,
टिकट चेकर ने उन्हें अपने और शेर खान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू बता दी। मकना लाल, ये दोनों पाकिस्तानी जासूस हैं और बड़े खतरनाक जासूस मालूम होते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि लड़की को कैसे मालूम हो गया कि पुलिस उसके खाविंद को पकड़ने के बाद उसको पकड़ने के लिए आ रही है। इंस्पेक्टर भी अपनी जगह हैरान और तजब्जुब में था। वो इस शहर में अजनबी है, हम उसे बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। तुम शहर की नाकाबंदी करा दो। वो तो मैं अभी करा दूंगा, मगर ये मत भूलो कि इन पाकिस्तानी जासूसों के आदमी जरूर यहाँ मौजूद होंगे जिन्होंने लड़की को छुपा लिया होगा, थानेदार ने कहा। पुलिस ने शहर की नाकाबंदी भी कर दी और शहर में रूबी की तलाश भी शुरू हो गई। शेर खान से भी पूछगछ की गई कि उसकी बीवी या साथी लड़की कहाँ जा सकती है और ये कि जोधपुर में उनके दूसरे साथी कहाँ रहते हैं, उनका अड्डा कहाँ है। शेर खान ने सुनकर इत्मीनान का सांस लिया कि रूबी पुलिस के काबू में नहीं आई थी, मगर साथ ही उसको फिक्र भी लग गई कि रूबी के लिए अजनबी मुल्क है, वो कहाँ जाएगी। उसने पुलिस को साफ साफ बता दिया कि वो लंका से इंडिया आए हैं और पाकिस्तान जाकर नई जिंदगी शुरू करने का इरादा रखते हैं। दोनों की मंगनी हो चुकी है और उन्होंने पाकिस्तान जाकर शादी करनी थी। थानेदार ने दांत पीसते हुए कहा, शादी तो हम तुम्हारी यहीं कराएंगे। रात शेर खान पर तशद्दुद शुरू हो गया। अगर उसे सख्त जानी की आदत ना होती तो पुलिस तशद्दुद से बहुत जल्द उसकी मौत वाक़ हो जाती, मगर वो जिंदा रहा। उसे रूबी के लिए जिंदा रहना था। रूबी की मोहब्बत और नई जिंदगी का ख्वाब शेर खान को बड़ी ताकत दे रहा था। शेर खान को बुरी तरह मारा पीटा गया, उसके बाजुओं और गर्दन को शिकंजों में कसा गया, मगर वो जिंदा रहा और यही कहता रहा कि मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, रूबी मेरी मंगेतर है। हम मुसलमान जरूर हैं, मगर हम किसी भी मुल्क के दुश्मन नहीं हैं। हम भागकर लंका से आए हैं। हम बर्मा जा रहे थे कि तूफान में फंस गए और टूटी हुई कश्ती ने हमें इंडिया के साहिल पर ला फेंका, मगर पुलिस को यकीन था कि शेर खान ज्यादा देर तक तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और इंडिया में अपने दूसरे पाकिस्तानी साथियों का ठिकाना जरूर बता देगा। शेर खान के बयान पर पुलिस को कभी एतबार नहीं आ सकता था, चुनांचे उस पर तशद्दुद जारी रखा गया। इस किस्म की शदीद जिस्मानी तकलीफ से शेर खान का कभी वास्ता नहीं पड़ा था। उसका कोई पाकिस्तानी साथी इंडिया में होता तो वो उसकी निशानदेही करता। उसे तो किसी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो पुलिस का तशद्दुद बर्दाश्त करता रहा और रूबी के बारे में यही सोचता रहा कि वो कहाँ होगी। राजस्थान पुलिस ने शेर खान के खिलाफ जासूसी और गैर कानूनी तौर पर इंडिया में दाखिल होने का पर्चा दर्ज करके अदालत से 10 रोज़ा रिमांड ले लिया था। ये 10 रोज कयामत के दिन थे। जब पुलिस शेर खान से अपने मतलब का बयान हासिल करने में नाकाम रही तो उसने अदालत से मजीद 10 रोज का रिमांड ले लिया। मेरा नाम लुबाबा हैदर है। अगर आपको मेरी आवाज़ और अंदाज अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल वॉइस ओवर बाय लुबाबा हैदर को सब्सक्राइब करें और वहाँ मौजूद एक्शन एडवेंचर स्टोरी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। शुक्रिया।